यूनिट फोर्थ का फोर्थ टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने गांधी जी की अहिंसा की नीतियों से हटकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक आक्रामक और सैन्य रणनीति का समर्थन किया। वह 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए बाहरी सहायता और सैन्य बल की आवश्यकता होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी विकल्प बनाना था। भारत से पलायन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वे बचकर अफगानिस्तान, सोवियत संघ और जर्मनी के रास्ते चले गए। आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन पहली बार मोहन सिंह द्वारा 1942 में किया गया था, जिसमें मलाया अभियान में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। पुनर्गठन 1943, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान पहुंचकर आईएनए की कमान संभाली, इसका पुनर्गठन किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद के नारे दिए। अब है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। इसमें महिलाओं की एक टुकड़ी थी जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था और इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। प्रचार आईएनए दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय प्रवासियों से भारी समर्थन प्राप्त किया। सैन्य अभियान आईएनए यानी कि वही आज़ाद हिंद फौज ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा, जिन पर इम्फाल, कोहिमा, ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पतन जापान की हार और 1945 में सुभाष चंद्र बोस की कथित मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में के साथ आईएनए कमजोर पड़ गई। आईएनए परीक्षण 1945, ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के अधिकारियों जैसे कि शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में भारत के व्यापक जन आक्रोश पैदा हुआ। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम नींव को हिला दिया। अब इसका है महत्व, आज़ाद हिंद फौज का महत्व है। आईएनए ने ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के मनोबल को कमजोर किया और उनमें देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। ये आज़ाद हिंद फौज भारतीय सैनिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। इसके अभियानों और परीक्षणों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई गति दी। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अत्यंत साहस और समर्पण दिखाया। फिफ्थ टॉपिक है माउंटबेटन योजना। पृष्ठभूमि कैबिनेट मिशन की योजना विफल होने और भारत में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, विशेषकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसरॉय नियुक्त किया गया, जिसका मुख्य कार्य सत्ता का हस्तांतरण करना था। उद्देश्य क्या था? भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता देना, सत्ता के हस्तांतरण को शांतिपूर्ण बनाना, हालांकि विभाजन को अपरिहार्य मानते हुए। मुख्य प्रावधान क्या था माउंटबेटन योजना का? भारत का विभाजन करना, भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट में बांटना, भारत और पाकिस्तान। सत्ता का हस्तांतरण करना, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत की सत्ता भारत और पाकिस्तान को सौंप दी। पंजाब और बंगाल का विभाजन, इन दोनों प्रांतों को भी विभाजित किया जाएगा, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग अलग किया जाएगा। रियासतों की स्वतंत्रता, रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। वास्तव में स्वतंत्र रहना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। बाउंड्री कमीशन, विभाजन की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन हुआ। संविधान सभा का अधिकार, प्रत्येक डोमिनियन
कि संविधान सभा को अपने लिए संविधान बनाने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अधिकार होगा। स्वीकृति। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। हालांकि कांग्रेस ने विभाजन को एक दुखद आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया। प्रभाव। इस योजना ने भारत के विभाजन को औपचारिक रूप दिया, जिसके कारण लाखों लोगों का विस्थापन और अभूतपूर्व सांप्रदायिक हिंसा हुई। सिक्स्थ टॉपिक है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पृष्ठभूमि है माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पारित किया, ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। मुख्य प्रावधान क्या थे इसके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बनाए गए। 15 अगस्त 1947 से भारत में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट, भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया। वॉइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया ब्रिटिश सम्राट द्वारा डोमिनियन की सरकार की सलाह पर। संविधान सभा को अधिकार। प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जिसे अपने लिए संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश संसद का भारत या पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं था। रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का अंत। रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया, जैसे कि माउंटबेटन योजना में भी था। शाही उपाधि से भारत का सम्राट हटाना। ब्रिटिश सम्राट की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया। महत्व क्या था इसका? इस अधिनियम ने ब्रिटिश को औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की। यह भारतीय इतिहास का एक युगांतकारी क्षण था। भारतीय रियासतों का एकीकरण, यानी कि अपन को अब स्वतंत्रता मिल गई, अब इन रियासतों को एकीकरण करना था। जो रियासतें भारत में आना चाहती हैं उनको एक करना। पृष्ठभूमि क्या थी? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दिया, जिससे उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला। भारत में लगभग 565 रियासतें थीं। चुनौती क्या थी इस रियासतों के लिए? भारत की एकता और अखंडता के लिए इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री, और वीपी मेनन, गृह सचिव, ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को कुशलता से संभाला। उनकी रणनीति क्या थी? रियासतों के लिए प्रस्तावना के साधन। रियासतों को रक्षा, विदेशी मामले और संचार के विषय पर भारत संघ में शामिल होने के लिए कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया। लोकतांत्रिक अपील और दबाव बनाया गया। पटेल ने रियासतों से देशभक्ति की अपील की और उन्हें भारत के साथ एकजुट होने के फायदे बताए। जहां आवश्यक हुआ वहां दबाव भी इस्तेमाल किया। जन आंदोलन। कई रियासतों में लोगों ने भारत संघ में विलय के लिए आंदोलन किए, जिसने शासकों पर दबाव डाला। यानी कि जहाँ के राजा, जहाँ के शासक संतुष्ट नहीं थे शामिल होने में, भारत में शामिल होने के लिए, वहाँ जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि भारत में रहते थे पहले। ये पाकिस्तान तो फिर से अलग हुआ है, ये तो नया बना है। एक तो अपना पुराना राज्य होता है, यूँ मानो कि अपना भारत राज्य है। अब इससे कोई नया राज्य बनाए तो बहुत से लोग होंगे जो इस भारत में रहना पसंद करेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो नए राज्य में जाना चाहते होंगे। ऐसा ही उस समय के लोग थे जिन्होंने नए राज्य में शामिल होने से मना कर दिया। राज्य के राजा पर दबाव बना। एकीकरण की प्रक्रिया। अधिकांश रियासतों ने शांतिपूर्ण प्रस्तावना के साधन पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में विलय कर लिया। कुछ अपवाद भी थे। जूनागढ़, गुजरात, यहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन अधिकांश जनता हिंदू थी। जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद, ये सबसे बड़ी रियासत थी जिसका शासक निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। निजाम के सशस्त्र स्वयंसेवकों द्वारा जनता पर अत्याचार के बाद
भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर ये एक मुस्लिम बहुल रियासत थी जिसका शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी समर्थित कबायलियों के आक्रमण के बाद महाराजा ने भारत के साथ विलय के प्रस्तावना के साधन पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेना ने राज्य की रक्षा की। महत्व क्या था इसका? रियासतों का सफल एकीकरण, भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने आधुनिक भारत के नक्शे को आकार दिया। भारत का संविधान देखेंगे 26 जनवरी 1950, 8th टॉपिक है अपना, यूनिट 4 थोड़ी ज़्यादा ही बटी है। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे। मसौदा समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें कानून मंत्री भी कहा जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। इसने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनके सर्वोत्तम प्रावधानों को अपनाया। अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी आपको ये लगने लग जाए कि पॉलिटी स्टार्ट हो गई। अपन प्रमुख घटनाएं देख रहे हैं। अंगीकृत और अधिनियमित, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य ये भारत के संविधान के प्रस्तावना में निहित आदर्श थे। संसदीय शासन प्रणाली, केंद्रीय और राज्यों में मौलिक अधिकार, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकार के लिए दिशा निर्देश। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायपालिका से स्वतंत्र रखा गया। संघीय प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। एक का नागरिकता, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होगी। वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। महत्व क्या था संविधान सभा का? भारत का संविधान भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आधारशिला है। यह भारत शासन प्रणाली और नागरिकों के लिए अधिकारों का सर्वोच्च कानून है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 प्रमुख वैचारिक गुटों में बट गई। अमेरिकी गुट पूंजीवादी, सोवियत गुट साम्यवादी या समाजवादी। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिकी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी सोवियत गुट। इन दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध चल रहा था जिसमें सीधी सैन्य संघर्ष के बजाय वैचारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। नव स्वतंत्र देश, विशेषकर एशिया और अफ्रीका, इस गुटबाजी में शामिल नहीं होना चाहते थे। उद्देश्य, यानी कि जो एशिया था और अफ्रीका था ये चाहता था हम अलग ही रहेंगे, कोई गुट में नहीं बटेंगे। 2 प्रमुख शक्ति गुटों अमेरिका और सोवियत संघ से समान दूरी बनाए रखना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। नव स्वतंत्र देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करना। संस्थापक सदस्य और नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, घाना के राष्ट्रपति क्वामे न्क्रुमाह। शुरुआत, बोर्डुंग सम्मेलन 1955। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों की नींव रखी गई। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1961। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई।
महत्व क्या था? एनएमए ने 9 स्वतंत्र देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक आवाज़ दी। उन्हें अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता बनाए रखने में मदद की। इसने शीत युद्ध के दौरान वैश्विक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत रहा, जिसने उसे किसी भी बड़े शक्ति गुट से स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी। हालांकि शीत युद्ध के अंत के बाद इसका महत्व कुछ कम हुआ, लेकिन यह अभी भी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। यानी कि जब दुनिया दो भागों में बट गई थी, एक तो अमेरिकी और एक सोवियत संघ में बट गई थी, भारत इन दोनों गुटों से अलग ही रहा। अगर एक गुट में शामिल हो जाता तो एक इसका विरोध करता, दुश्मनी बन जाता। लेकिन भारत इससे अलग हुआ और इसने अपने संविधान की, अपने देश की रक्षा की। ये था भाई, संपूर्ण यूनिट कंप्लीट हो गई अपनी। अब ये एग्जाम टाइम में क्वेश्चन लेके आऊँगा हर यूनिट पर। कुछ समझ में भी नहीं आया ना ये जो आप थ्योरी पढ़ी है, तो क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब उसमें और परफेक्ट हो जाओगे आप। बार बार रिवीजन करना, इन्हें टॉपिक्स लिखना और इन्हें तैयार करना अच्छे से। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।